हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। वेल देखिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले स्टेट फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है और जिसको हम एक तरीके से कहते हैं यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन। ये थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए क्योंकि इस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो CSIR नेट में आते हैं, गेट में आते हैं, कभी कभी IIT JAM में तो खैर इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये CSIR नेट और गेट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप TAFR की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, इसको पढ़ा दिया जाता है, इसको समझा दिया जाता है, और बहुत बार मैंने ये डिफ़िकल्टी फेस करी थी कि मुझे ये कभी टॉपिक जल्दी समझ में नहीं आया, इसका मीनिंग क्या है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा होगा या कितना छोटा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लास्ट तक जरूर देखेंगे। देखिए, इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हमें स्टेट फंक्शन को समझना पड़ेगा। स्टेट फंक्शन और एक होता है जिसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। नाउ व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय अ स्टेट फंक्शन। बहुत ही असाइंटिफिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। इसमें कुछ फिजिक्स के टीचर्स या कुछ फिजिक्स के बच्चे होंगे जो नाराज़ हो सकते हैं, बट देखो, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक पहाड़ है, और मैं अगर आपसे कहता हूँ इस पहाड़ के ऊपर मुझे मेरे पास एक बॉल है, जिस बॉल को मुझे इस पहाड़ के ऊपर लेके जाना है, और मैं उस बॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ लेना चाहता हूँ। जैसे हर एक सिस्टम की, मेरे लिए सिस्टम है फ़िलहाल, ठीक है, मेरे लिए सिस्टम है, और मैं इस सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। अभी हम सबको पता है सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी की। अब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे लिखोगे, m/g/h। मास तो कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी रिटन एज इज़ अ फंक्शन ऑफ हाइट। मेरा हाइट अगर बदलेगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को इतने हाइट से डिस्प्लेस करके ऊपर लेके चला जाता हूँ तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगा। यहाँ जाने के बाद, यहाँ पर उसका पोटेंशियल एनर्जी जो था वो पोटेंशियल एनर्जी 0 था। यहाँ जाने के बाद अब उस सिस्टम का या उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh, जो कि किसी हाइट पर डिपेंड करेगा। अब अगर वही ऑब्जेक्ट फिर से नीचे आ जाए पर दूसरे साइड में, तो क्या उसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज आया? जी हाँ, आया। यहाँ से यहाँ जाते समय पोटेंशियल एनर्जी जितने से बढ़ा, वहाँ से रिटर्न आते समय पोटेंशियल एनर्जी उतने से ही दोबारा कम हो गया, बिकॉज हाइट तो उतना ही है। तो अब मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ कि अगर कोई तुमसे पूछे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो पहले कितना था, बीच में उधर हुआ, दोबारा वहाँ रिटर्न आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0 है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है पोजीशन क्या है, कहाँ है, किधर है, कैसे है, यानी वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल सिचुएशन पे। मेरा ऑब्जेक्ट इवन तो उसी जगह पे वापस नहीं आया, अलग पोजीशन पे वापस आया, अगर वापस उसी जगह पे भी आ जाता तो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता वो कितना होता, 0 होता। इस पर्टिकुलर केस में यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर गया, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे आया, यहाँ से जाते समय पोटेंशियल एनर्जी अगर उसका बढ़ा तो ऊपर से नीचे आते समय उसका पोटेंशियल एनर्जी फिर से कम हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन बिकॉज वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। क्या वर्क डन भी 0 होगा? नहीं, वर्क डन 0 नहीं होगा। अगर यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ मेहनत लगी तो वहाँ से यहाँ लाने में भी कुछ मेहनत लगी है, तो चेंज इन वर्क डन विल नॉट बी इक्वल टू 0। और यही हमारा सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें पढ़नी है। देखिए, जो प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल चीज़ पे डिपेंड करती है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि उसके अंदर जो चेंज लाया गया है वो कैसे लाया गया है। आप इसको यहाँ से यहाँ लेके जाओ और फिर नीचे लेके आओ, कि इसको यहाँ से वहाँ ले जाके नीचे लेके आओ, कि इसको यहाँ से वहाँ ले जाके वहाँ से नीचे लेके आओ, इट डजेंट मैटर कि आप उस प्रोसेस को किस तरीके से कर रहे हो। पहले ऊपर लेके जा रहे हो, फिर वहाँ लेके आ रहे हो, कि यहाँ से वहाँ ले जाके वहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ द केसेस विल बी सेम, और आई कैन से द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। और मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर आप इसको 2 स्टेप में कर रहे थे, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को 2 तरीके से करते हो, आप ऐसे करते हो कि आप पहले यहाँ से वहाँ लेके जाते हो और फिर वहाँ से नीचे लेके आते हो, तो पहले इस साइड में चेंज किया फिर उस साइड में चेंज किया, या मैं दूसरे अपोजिट वे में करता हूँ, मैं पहले यहाँ से वहाँ लेके जाता हूँ और फिर वहाँ से यहाँ लेके आता हूँ, तो द चेंज, ओवरऑल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ द प्रोसेस विल बी सेम, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड कर रहा है। वो किस तरीके से, कौन पहले कौन बाद में कर रहा है, उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हाँ, वर्क डन जरूर डिपेंड करेगा। क्यों वर्क डन डिपेंड करेगा? भाई, तुम यहाँ से वहाँ ले जाने में किस तरीके से लेके जा रहे हो और वहाँ से यहाँ ले जाने में किस तरीके से ला रहे हो, किस तरीके से तुम प्रोसेस को कर रहे हो, उस पर वर्क डन डिपेंड करेगा। तो इसी चीज़ को अब मैं अगर साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने लगूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है z, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ, इट्स अ प्रॉपर्टी जो फंक्शन है x एंड y का, और x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। x एंड y मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल? मैं एक्स का और वाई का आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इसको चेंज करोगे मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ z विल चेंज जब तुम x को चेंज करोगे, z विल चेंज जब तुम y को चेंज करोगे। अब तक हम सिर्फ हाइट के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रही थी। अब हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी लेते हैं जो दो वेरिएबल पे डिपेंड करती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी जो प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करे, कोई प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर वॉल्यूम पे डिपेंड करे, समझ रहे हो, जैसे हम आइडियल केस में पढ़ते हैं। तो मेरा z एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें चेंज आएगा अगर x और y में चेंज आया जाए। मतलब सपोज करो, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ मैंने एक बार x में चेंज लाया, y को कांस्टेंट रखा, y को रुक जा, x में चेंज लाया, व्हाट विल बी द ओवरऑल चेंज इन z अगर देयर इज अ स्मॉल चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x एट कांस्टेंट y मल्टीप्लाइड बाय dx। देखो समझने की कोशिश करो, ये डाबा का मतलब होता है वेरी इनफाइनाइटेसिमल चेंज। अगर x को हल्का भी चेंज करता हूँ तो z की वैल्यू में चेंज आएगा। तो x को हल्का सा चेंज करने पे यानी यूनिट चेंज करने पे z का वैल्यू में कितना चेंज आया, मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल x को कितना चेंज किया, उस समय y कांस्टेंट था, समझ में। अब दूसरा प्लस, अब मैं y को चेंज करूँगा, x को कांस्टेंट रखता हूँ, y को अगर मैंने यूनिट चेंज किया तो z में कितना चेंज आ रहा है, तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चेंज इन z पर यूनिट चेंज इन y एट कांस्टेंट x। अब तुमने y में बड़ा चेंज लाया तो मल्टीप्लाइड बाय dy। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए। इसको हम कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, या हम इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसको एक्सप्रेस मैं ऐसे करता हूँ, मान लीजिए बहुत लेम एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए। मान लीजिए एक बेटा है, एक मम्मी है और वहाँ पर एक पप्पा है। बेटे ने कुछ गलती कर दी है, अब मम्मी भी मारने वाली है और पप्पा भी मारने वाले हैं, दोनों आके मारने वाले हैं। वो अब पप्पा और मम्मी में रिलेशन है, यहाँ पे हमारे एक्स और वाई में रिलेशन नहीं था। अब पप्पा पहले मारे कि मम्मी पहले मारे, या मम्मी पहले मार के पप्पा पहले मारे, चोट तो मुझे उतनी ही लगने वाली है, तुम कोई पहले किसी से मार लो। मतलब मुझे कितनी चोट लगेगी इज़ अ स्टेट फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ हु इज़ हिटिंग मी फर्स्ट। इज़ मम्मी हिटिंग मी फर्स्ट, पप्पा कॉन्स्टेंट, मम्मी हिट मी, देन मम्मी कॉन्स्टेंट, पप्पा हिट मी। इट डजेंट मैटर कि कौन मुझे पहले मारता। तो इसको आप मारो, इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? आपको चोट कितनी लगी, यानी चेंज इन सन डिवाइडेड बाय पहले मम्मी ने मारा, फिर चेंज इन पप्पा ने मारा, ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दो बार आप चेंज ला रहे हो। पहले मम्मी ने मारने पर कितना चेंज आया मुझे वो देखना, कितनी ज़ोर से चोट लगी, फिर पप्पा के मारने पे कितने ज़ोर से चोट लगी, तो मेरा डबल डिफरेंशिएशन हो गया। शुड बी इक्वल टू चेंज इन सन, फर्स्ट पप्पा मारेंगे एंड देन मम्मी मारेगी। अब देखो बहुत गंदा तरीका ये एक्सप्लेन करने का, पर इससे बेहतरीन तरीका मुझे नहीं मिलता है। अब डोंट यू फील मुझे जो चोट लगने वाली है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कि पहले कौन मार रहा है, चोट मुझे उतनी ही लगने वाली। मम्मी पहले मारे पप्पा को कांस्टेंट करके, फिर पप्पा मारे मम्मी को कांस्टेंट करके, या पहले पप्पा मारे मम्मी बाद में मारे, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चोट लगना इज़ अ स्टेट फंक्शन। सिमिलरली अगर z मेरा एक स्टेट फंक्शन है, z मेरा एक स्टेट फंक्शन है, तो अगर उसमें कोई प्रॉपर्टी में चेंज आएगा तो पहले x को चेंज करो y को कांस्टेंट रख के, फिर y में चेंज लाओ x को कांस्टेंट करके। इस पार्ट को अब हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को अब हम कह देते हैं m, जो क्या बताता है चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x dx। ये पार्ट मुझे क्या बताता है, चेंज इन माई प्रॉपर्टी, चेंज इन माई प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y। जब इसमें x कांस्टेंट था, इसमें y कांस्टेंट था। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार x कांस्टेंट किया और y से चेंज करके देगा, एक बार y कांस्टेंट किया x से चेंज करके देगा। अब दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ। आई विल डिफ्रेंशिएट m, चेंज इन m विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, उस समय मैं x को कांस्टेंट रखूँगा। एंड देन मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज इन n विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, जब मैं y को कांस्टेंट रखने वाला हूँ। नाउ आई वांट टू स्वाइप द डेरिवेटिव्स एंड सी कि अब अगर एक को कांस्टेंट रख के दूसरे से करना है, बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अब अगर मैं y को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इफ़ आई डिफ्रेंशिएट m को, चेंज इन m विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y शुड बी इक्वल टू
चेंज इन n विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन, देखो आपने पहले n को जो चेंज किया था वो y के रिस्पेक्ट में चेंज किया था. व्हाट इज y, व्हाट इज n, z का चेंज. व्हाट विल बी द चेंज इन z जब आप y को चेंज करते हो. आप उस प्रॉपर्टी में चेंज पहले x में लेके आओ, बाद में y में लेके आओ, या पहले y में लेके आओ या बाद में x में लेके आओ, शुड बी इक्वल. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. अब व्हाट वाज m, चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x. तो चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू x वाज योर m, पर उसको पहले आपने क्या कर दिया y. तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू x. अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, चेंज इन n क्या था, चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y. तो चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y, अब यहाँ पे x था तो ये x, अब ये स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आप 2 बार स्क्वायर लेके आ रहे हो. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. तो डबल डेरिवेटिव दोनों का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव क्या बताता है. अब डबल डेरिवेटिव क्या बताता है, मैं मैथमेटिकली नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं नॉर्मल भाषा में पूछ रहा हूँ. डबल डेरिवेटिव क्या बताता, सिंगल डेरिवेटिव बताता है कि अगर एक ने मारा तो कितना चेंज आएगा, दूसरे ने मारा तो कितना चेंज आएगा. जब एक कांस्टेंट था दूसरा कौन. डबल डेरिवेटिव पहले तुम मारो फिर तुम मारो, या पहले तुम मारो या तुम मारो, मेरे में चेंज नहीं आने वाला, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे इन विच द प्रोसेस इज कैरिड आउट. तो हम क्या कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, और उसी को हम कहते हैं एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन. इन दोनों का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो एग्जैक्ट आएगा. आई होप समझ में आया. और इसी को हम कहते हैं यूलर रेसिप्रोकल रिलेशन. एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जैसे मेरे पास एक एग्जांपल अच्छा सा मिल रहा है. अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास dz है, मैं पहले से dz लिख रहा हूँ, विल बी इक्वल टू 51 x स्क्वायर y प्लस 47 y टू द पावर 4 dx. मतलब मैंने पहले से z में चेंज ला दिया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये ऑलरेडी चेंज लाया हुआ है. प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, 17x क्यूब प्लस 188 x y क्यूब विद रिस्पेक्ट टू y. मतलब मैंने क्या कर दिया है, आपको ये पता करना है क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, क्या मेरा z स्टेट फंक्शन है. अब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या, तुमने ये जो चीज़ पहले से लाई हुई है ये तुमने ऑलरेडी चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x करके लाई हुई है, फिर तुमने dx लिखा है. इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तुमने पहले से ये जो नंबर है ये कोई और नंबर था, तुमने पहले से उस नंबर को डिफ्रेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू y एंड आपने यहाँ पे dy लिखा हुआ है. मतलब इस चीज़ को ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन किया गया है x के साथ, तब जाके ये नंबर्स मिले हैं. और इन चीज़ को ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन किया गया है y के साथ, तब जाके ये नंबर मिला है. मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू डी एक्स, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू डी वाई. m और n का मतलब हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी अगर x के साथ डिफ्रेंशिएशन किया है पहला तो उसको हम m कहेंगे, और अगर y के साथ पहले डिफ्रेंशिएशन किया है तो हम उसको n कहेंगे. आई होप समझ में आया. तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y विल बी n, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी m. अब m को मुझे y के साथ डिफरेंशिएशन करना है और n को मुझे x के साथ डिफरेंशिएशन करना है, और तब देखना है वेदर व्हाट आई एम गेटिंग इज इट राइट और रॉन्ग, वो दोनों इक्वल आना चाहिए. तभी और तभी हम कह सकते हैं वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने x पहले लाया है, y पहले लाया है, कि y पहले लाया है, कि x पहले लाया है. तो अब एक काम करो, इस पूरे पार्ट को जो ऑलरेडी x के साथ डिफरेंशिएटेड है उसको y के साथ डिफरेंशिएट करो, और इस पूरे पार्ट को जो कि ऑलरेडी y के साथ डिफरेंशिएटेड है उसको x के साथ डिफरेंशिएट करो, डेरिवेटिव करो. दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. तो आप कैसे करोगे, करना स्टार्ट करते हैं. एक एक इसको अलग अलग निकालते हैं और अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं. मतलब मुझे क्या करना है, तो इनका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं. इस वाले को जो कि ऑलरेडी x के साथ डिफरेंशिएटेड था मैं y के साथ करके देखूंगा. ये वाला जो कि ऑलरेडी y के साथ डिफरेंशिएटेड था मैं उसको x के साथ करके देखूंगा, बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ये जो नंबर हम m लिखते हैं वो ऑलरेडी x के साथ डिफरेंशिएटेड होता है इंटू डी एक्स होता है. यहाँ जो हम नंबर लिखेंगे वो ऑलरेडी y के साथ डिफरेंशिएटेड होता है इंटू डी वाई होता है. अब m को जो कि x के साथ था y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, n को जो कि y के साथ था x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए अगर वो स्टेट फंक्शन है. इट विल नॉट डिपेंड अपॉन हाउ द चेंज हैज़ बीन टेकन प्लेस. तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी वाई आएगा और आ जाएगा 51 एक्स स्क्वायर वाई, प्लस d बाई डी वाई आएगा, आ जाएगा 47 y टू द पावर 4 इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो तो d बाई डी एक्स 17 एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स 188 एक्स वाई क्यूब. करो डिफरेंशिएट. आगे अगला स्टेप क्या होगा मेरा, इसका डिफरेंशिएशन. देखो y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 51 एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के आ जाएगा, डी वाई बाई डी वाई 1 आएगा. याद रखना फॉर्मूला है d बाई डी एक्स रेस टू n
और डी वाई एन से तो एन नीचे आ जाएगा, एक्स रेज टू एन माइनस वन फार्मूला बचेगा। ये फार्मूला है आपका डिफ्रेंशिएशन का। तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस इसमें आप y के साथ कर रहे हो तो पहले तो 47 बाहर आएगा, 4 ऊपर है, डी वाई टू दी पावर 4 बाई डी वाई, आप इसको इसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 4 नीचे आ जाएगा और y टू दी पावर 3 बचेगा, यानी आंसर क्या निकलेगा 51 एक्स स्क्वायर प्लस 47 इंटू 4, तो 47 इंटू 4 188, इट्स 188 y टू दी पावर क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब है ना, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा और x स्क्वायर बचेगा, प्लस इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा, y बाहर निकल के आ जाएगा, क्या बचेगा 188 y क्यूब। तो dx बाई डी आंसर कितना निकल के आता है 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। इनडायरेक्टली अगर आप देखो 17 इंटू 2 तो यहाँ पर 3 आएगा, बेसिकली पहले तो ये 3 आएगा क्योंकि 3 नीचे आएगा और फिर वो 2 बचेगा, तो 17 इंटू 3 आंसर आता है 51 एक्स स्क्वायर प्लस 188 वाई क्यूब। देखो 51 एक्स स्क्वायर 51 एक्स स्क्वायर 188 वाई क्यूब 188 वाई क्यूब। मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर था जो डी जेड था जो इन नंबर्स पर डिपेंड कर रहा था, पहले आपने जो भी एक्स वाई जेड इससे पहले कुछ तो नंबर हुआ होगा, जेड का कुछ तो वैल्यू हुआ होगा प्लस समथिंग, आपने उसको सबसे पहले एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करके ये निकाला और इस साइड के नंबर को y के साथ डिफरेंशिएट करके ये निकाला। अब हमने डबल डेरिवेटिव कर लिया, इसको y के साथ डिफरेंशिएट किया, इसको x के साथ डिफरेंशिएट किया, पता चला दोनों का आंसर सेम आता है। मतलब इट डजेंट मैटर कि तुम z को पहले x के साथ डिफरेंशिएट करके y के साथ करो या तुम z को पहले y के साथ डिफरेंशिएट करके फिर z के साथ करो, द आंसर विल रिमेन सेम इफ़ एंड ओनली इफ इट्स अ स्टेट फंक्शन। तो आई होप इससे रिलेटेड अब कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है आप उसको प्रूफ कर पाओगे। और आप करना क्या है, अगर ऑलरेडी ऐसा कोई सम्स दिया हुआ यानी वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसका क्रॉस डिफरेंशिएशन करके आंसर निकालो, आंसर कितना आता है, इसका आंसर निकालो, आंसर कितना आता है, एंड देन अगर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब मम्मी पहले मारे कि पप्पा पहले मारे या मम्मी बाद में मारे या पप्पा बाद में मारे, दोनों केसेस में दोनों प्रोसेस में चोट मुझे उतनी ही लगनी है। लेकिन अगर मम्मी पहले मारे और पप्पा बाद में मारे और पप्पा पहले मार के मम्मी बाद में मारे में फ़र्क है, तो उसको हम स्टेट फंक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे पाथ फंक्शन, क्योंकि अब वो डिपेंड कर रहा है अगर x को पहले चेंज करके y को चेंज करूं तो ओवरऑल चेंज अलग आ रहा है, और अगर y को पहले चेंज करके x को बाद में चेंज करूं तो अगर फ़र्क अलग आ रहा है, इसका मतलब वो रास्ते और तरीके पे डिपेंड कर रहा है, हाउ यू आर ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज। x को पहले चेंज कर रहे हो कि y को पहले चेंज कर रहे हो, हम उसको कहते हैं पाथ फंक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो उसको शेयर करो जितना आप शेयर कर सकते हो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पैसा थोड़ी ना जाता है शेयर लाइक करने का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।